5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 को एब्रोगेट किया गया था, एक नए कश्मीर के स्थापना की शुरुआत हुई और उस नए कश्मीर का वादा था कि वहां पे खुशहाली होगी, वहां पे युवाओं के पास नौकरियां होंगी और वहां पे दहशतगर्दी और आतंकवाद का खात्मा होगा। और दोस्तों, जब हम आतंकवाद की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले कश्मीर का ही नाम आता है। आज 2023 में कश्मीर में G20 के काफी इवेंट्स हो रहे हैं। आज गर्व की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय पद पे कश्मीर फिर से टूरिज्म के लिए खुल उठा है। बहुत सारे यात्री कश्मीर जाके फोटोज डालते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं। कश्मीर में अब फिर से एक नया सवेरा आ चुका है। लेकिन जहां तक रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर की बात आती है, अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि ऐसे काम करते हैं which are against the interest of India, which are against the interest of the people living in Jammu and Kashmir। कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर में केवल मुस्लिम्स नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स, हिंदूज, ये सब पीसफुली कोएग्जिस्ट करके सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ब्रीफली रेडिकलाइजेशन का क्या मतलब होता है। वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे हम समझेंगे रिलेटेड टू मिलिटेंसी, which is called as hybrid militants and OGW, the overground workers। अब ये दो टर्म्स क्या हैं? 2018 में काफी इनकाउंटर्स हुए थे भारत की सेना के और कश्मीर पुलिस के अगेंस्ट मेनी मिलिटेंट्स, और कुछ ऐसे मिलिटेंट्स वहां पे पाए गए थे जिन्होंने शायद 1 या 2 दिन पहले या 1 या 2 महीने पहले ही हथियार पकड़े थे और कोई टेरर आउटफिट को ज्वाइन किया था। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए थे जहां पे जो लोग, जो नौजवान, जो बच्चे, ऑफ कोर्स आई मीन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे ही थे 18-19 सालों के, जो मारे गए, उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि वो वाकई में दहशतगर्द है, क्या वाकई में वो आतंकवादी हैं। बिकॉज वो दिन में तो अपने घर पे होते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और शाम को पता नहीं ऐसा क्या करते थे कि उनको आर्मी के द्वारा और पुलिस के द्वारा मिलिटेंट का लेबल मिला। अब ऐसे अनलिस्टेड मिलिटेंट्स को जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कैटेगराइज किया एज मिलिटेंट्स, लेकिन इन मिलिटेंट्स का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पे भी नाम नहीं है, और ऐसे मिलिटेंट्स का नाम रखा हाइब्रिड मिलिटेंट। तो हाइब्रिड मिलिटेंट एज पर द पुलिस आर दोज जो कि एज सिविलियंस पोज करते हैं, लेकिन वो सिविलियंस के बीच में ही रह के अल्टीमेटली ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज का एक हिस्सा बनते हैं, जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जाता है। अब हम इस बात का कैसे अंदाजा लगाएं कि वाकई में कोई व्यक्ति एक हाइब्रिड मिलिटेंट हो सकता है? याद करते हैं पंजाब का। पंजाब में जो 90s का डेकेड था, फेक इनकाउंटर्स पंजाब में भी बहुत हुए थे, जिसके चलते आज भी काफी सीनियर पुलिस कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, जहां पे नौजवान सिखों को मार गिराया गया था। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि क्या वो मिलिटेंट हैं कि नहीं, लेकिन उनको मार गिराया गया था। फेक एनकाउंटर का कल्चर हर जगह मौजूद है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का कल्चर अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस बात का कैसे पता लगाएं कि यदि कोई व्यक्ति अगर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो अगर वो नहीं मौजूद तो क्या जरूरी है कि वो एक हाइब्रिड मिलिटेंट होगा? अब ये जो न्यूली मिंटेड टर्म है, अब इसके चलते काफी सारे लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनको इस बात की चिंता है कि कल को आके हमारे बच्चों को, हमारे घर में जो बच्चे हैं या हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको अगर पुलिस उठा के ले जाए और कहे कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा ये मिलिटेंट है, बेसिस ऑन व्हाट? इनफैक्ट जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड JNK के, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि उनके वक्त भी कोई ऐसा टर्म उन्होंने नहीं सुना था कि कोई हाइब्रिड मिलिटेंट हो। अग्रीड, ये बात है। कुछ लोग हैं जो कि सपोर्ट दे रहे हैं लश्कर के लोगों को, जैश ए मोहम्मद के लोगों को। ऐसे लोग जरूर हैं जो कि दिन दिहाड़े शायद अपनी दुकान चलाते होंगे, अपना काम करते होंगे, और शाम को कुछ ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते होंगे जो कि कश्मीर और भारत की सिक्योरिटी के विरुद्ध है। लेकिन इस बात का पता कैसे लगाया जा सके? The coinage is a new addition to the list of terms used by the security forces in the valley, which has been caught in the throes of conflict for more than 30 years। पुलिस एक और टर्म के साथ, एक और टर्म पुलिस ने यहां पे बनाया जिसका नाम था OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब ये OGW कौन है?
OGW ऐसे लोग हैं जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं मिलिटेंट्स को, पनाह देते हैं, या मे बी अपने गोदाउन को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं कि वहां पे हथियार आ सके, या मे बी कोई घर में, कोई रेस्ट हाउस में, हो सकता है कोई ऐसा लोग, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका होटल है, जिसका कोई ढाबा है, वहां पे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, उनको वहां पे बैठाया जा रहा है, ठहराया जा रहा है, शेल्टर दिया जा रहा है। यानी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो हो सकता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो आतंकवाद में, दहशतगर्द में, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म्स ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन, फूड एटसेट्रा, व्हाटएवर इट कुड बी। इस वर्ड को भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा काफी इस्तेमाल किया गया है, और ऑर्डिनरी कश्मीरीज जो हैं उनको हाइब्रिड मिलिटेंट और OGW, ये दो नए वर्ड्स हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा कि कौन OGW है, कौन हाइब्रिड मिलिटेंट है, या किसी को भी ऐसे आप लेबल कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो किसी मासूम की भी जान जा सकती है। ये टर्म्स जो हैं ये केवल कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट में ही यूज करे जा रहे हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे तो हमने सुना है इन कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट और ओवरग्राउंड वर्कर ये किसी भी देश में, दुनिया भर में किसी भी देश में ये टर्म्स नहीं यूज किए जाते हैं। तो हाइब्रिड एक टर्म यूज किया जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड मिलिटेंट के लिए। OGW has well evolved over the period of last couple of years as a categorization system for the militants. लेकिन ये दोनों टर्म्स के चलते काफी कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके जो मेंबर्स हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं, या तो उनको हाइब्रिड मिलिटेंट डिक्लेयर किया गया था या OGW डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात की कसम वादे खाए हैं कि हमारे जो बच्चे थे वो इनोसेंट थे, बिल्कुल बेकसूर थे, वो तो पढ़ाई कर रहे थे, वो तो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई IAS बनना चाह रहा था, उनके हाथ में कभी हथियार नहीं आया। तो यानी कि ये जो पावर पुलिस के पास है कि किसी भी व्यक्ति को हाइब्रिड मिलिटेंट या OGW डिक्लेयर कर देना, तो ये तो जो लाइन है बिटवीन अ नॉर्मल सिविलियन लाइक यू एंड मी एंड बिटवीन अ मिलिटेंट, उसको और ब्लर कर देता है। कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको पता है फोर्सेस के पास, आर्म्ड फोर्सेस के पास एफस्पा की पावर्स भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी है। ऑन द अदर हैंड मिलिटेंट्स अपने स्ट्रैटेजी को बदल रहे हैं, मिलिटेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम पे देखिए, बुरहान वानी को मरे को तो काफी साल हो गए, 7 साल हो चुके हैं। 2016 में जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो मेन कमांडर था, मिलिटेंट कमांडर था बुरहान वानी, उसकी बहुत बड़ी सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग थी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो फोटोज डालता था, हाथ में AK-47 है, और उसको बहुत सारे यंग नौजवान बच्चे थे फॉलो करते थे, जैसे कि पता नहीं हाथ में बंदूक होना कितना ही कूल माना जाता है, हाथ में बंदूक होना एज इफ कि आपने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है। 2016 में उसको जब हमारी सेना ने, हमारी फोर्सेस ने जब मार गिराया, तब काफी नौजवान बच्चों ने, बिकॉज वहां पे बच्चों को यह है कि भाई हमारे पास कौन सी नौकरी मिलने वाली है, हमको क्या कोई यहाँ पे IT कंपनी आके हायर करेगी, क्या हम यहाँ पे IAS YAS बन जाएंगे, क्या हम यहाँ पे IPS बन जाएंगे, और तो कोई साधन है नहीं, तो चलो हथियार उठा लेते हैं। लैक ऑफ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आर इज फोर्सिंग यंग कश्मीरीज टू होल्ड अप गन्स, बट नाउ द सिचुएशन हैज डेफिनेटली चेंज्ड post 5th August 2019, and I believe there are many changes in the pipeline which will yet come, but there has been a state of normalcy to some extent in Kashmir now. However, after this death of Burhan Wani, many people they were posing pictures on Instagram by having a gun in the hand. Now the question comes that okay, it is not good for a 16-17-year-old boy to pose a picture on Instagram or Facebook having a gun in the hand, but how do you say? Now I might pose a picture with a gun in my hand, with a revolver in my hand, but that gun might be of my brother who's an IPS officer, or that pistol might be of my father who's an IPS officer. How do you say that I am a militant? Only if you have concrete proof that yes, I am actually being involved in such activities can the police arrest me. Now the culture of glorification of gangsters, of militants, of holding AK-47 rifles on social media, this culture started flourishing. This culture has been promoted even in the Punjabi music industry as well by some singers. I don't want to name them. But if you're listening to a song which is talking about weapons, or if you're holding guns just for the sake of a picture, does that make you a militant? Of course, that doesn't make you a militant, but it is very wrong to have a gun in your hand or to be very excited or being very glorified about a gun violence song. But the problem is that the civilian society in Kashmir, they are facing problem because there are numerous number of innocent men and women who are being shot dead by the police, apparently by labeling them as a hybrid militant or an overground worker. Whereas the real people who are taking pride in posing pictures with AK-47s, they are running around nobody's catching them.
many young men in fact have been booked under the Public Safety Act as the police has labeled them as overground workers. Now the civilian population is very fearful of being killed. Everybody stands for their life कि या तो हमको हाइब्रिड मिलिटेंट का लेबल दे देंगे या OGW का लेबल दे देंगे. The security forces on many occasions they have failed to come up with convincing evidence suggesting कि हाँ ये जो व्यक्ति जिसको हमने मारा है ये वाकई में कोई मिलिटेंट था, हाइब्रिड मिलिटेंट था, OGW था, वो तो बात की बात है कि हाँ ये कोई मिलिटेंट था जिसका लिंक, डायरेक्ट लिंक किसी आइडेंटिफाइड लिस्टेड मिलिटेंट के साथ था. मिलिटेंट्स आज के टाइम पे बहुत स्मार्ट हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहे हैं. तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एंटी टेररिज्म और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कैरी आउट करना एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, जहां पे उनको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी के बीच में और नॉन हार्डकोर मिलिटेंट्स के बीच में. दोस्तों रेडिकलाइजेशन की बात आपको मैंने कहा था कि आपको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा. ये रेडिकलाइजेशन का टर्म हम 9/11 अटैक्स के बाद ज्यादा सुन रहे हैं. यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो रेडिकल्स के बारे, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के बारे आपने शायद मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. अब देखिए रेडिकलाइजेशन पर से कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है. डिपेंड करता है कि कौन से काम के लिए आप रेडिकल हो रहे हैं. यदि आप देश में लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं और आप में वो क्रांति है, आप में वो आग है कि आप लिटरेसी लेके आना चाहते हैं, तो आप एक रेडिकल तब भी कहला सकते हैं. लेकिन यदि आप कहते हैं कि जी मैं कश्मीर को दुनिया के भारत के नक्शे से अलग करना चाहता हूं, उसके लिए मैं भारत सरकार के खिलाफ, भारत आर्मी के खिलाफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ मैं हथियार उठाऊंगा, मारूंगा, सिपाहियों को मारूंगा, तो आप एक रेडिकल नेगेटिव सेंस में है. एक बात को समझे कि रेडिकलाइजेशन ना किसी व्यक्ति की कोई वीडियो देख के 5 मिनट में नहीं हो जाती है. आपको यह समझना है कि रेडिकलाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है. रेडिकलाइजेशन क्या है क्या नहीं है इसको डिटेल तरीके में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पे मैंने टेररिज्म और जम्मू एंड कश्मीर की बात करी है. तो यदि आप ऐसे डिटेल लेक्चर्स और देखना चाहते हैं और हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन उठाएं और हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और तुरंत हमारे बैच 5 जो कि लाइव बैच 5 है उसमें एनरोल करें. तो डिटेल तरीकों से वहां पे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें इंटरनल सिक्योरिटी से पर्टिनेंट करी जाएंगी. आप कल कौन सा वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. क्या आप एस्पा का वीडियो या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा. और जाने से पहले 2 कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहता हूं. संकल्प मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2024 एंड एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच. ये 2 नए हॉट सेलिंग कोर्सेज हैं जो कि हमने लॉन्च करे हैं. दोनों ही आपके फायदे के लिए हैं, तभी ये कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं. प्राइस भी बहुत नॉमिनल है. यदि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे आपको इन कोर्सेज के बारे और इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इन कोर्सेज में जुड़े और हमारे साथ इस यूपीएससी जर्नी को और आसान बनाएं. थैंक यू सो मच. जय हिंद.